हाँ, तो जो है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये चैप्टर चल रहा है। और आज पार्ट 6 है। आज पार्ट 6 में 2-4 चीज़ें कराऊंगा और बाद में एक रिवीजन होगा, हमने क्या क्या सीखा, उनसे कुछ क्वेश्चन निकालूंगा। उन क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको करने को दूंगा। उन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो ये पता लगेगा कि हमने अब तक कितना सीखा है इस चैप्टर में। तो पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ कि आज हम किन किन चीज़ों को करने वाले हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था विस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम देखेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चंस, इसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हें करना और मैं बताऊंगा इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, इसको करते हैं कि ये होती क्या है। तो ऊष्मा छेपी में एरो बनाता हूँ यहाँ पर, इसे मैं रख कर देता हूँ। हाँ, ऊष्मा छेपी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा ऊष्मा का ही स्वरूप होता है। तो वो कहीं पर ऊष्मा लिखा होता है तो कहीं ऊर्जा लिखा होता है, तो कहने का आपका मतलब यही है कि ऊर्जा ही निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ जो है ऊर्जा भी निकलती है। ये याद रखना है कि उत्पादन कर रहा है उसके साथ ऊर्जा भी निकल रही है। तो वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। एक बार मैं इसे लिख देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या फिर ऊर्जा भी निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ जो है ऊर्जा भी निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा सोचो कि मैंने अब तक क्या ऐसे एग्जाम्पल कराए हैं। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल जो है कराए हैं। पीछे आप देखो जाके कि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, एक ही एग्जाम्पल नहीं कराए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने कराए हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि बिना भुजा हुआ चूना, जब हम लेके आते हैं तो उसमें जब पानी डालते हैं तो एक भुजा हुआ चूना बनता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। ये होता है बिना भुजा हुआ चूना। जब इसमें हम जल डालते हैं तो बनता है भुजा हुआ चूना, CaOH का फॉर्मूला। प्लस की क्या है? इसमें निकलती है ऊर्जा। हाँ, CaO ये होता है आपका बिना भुजा हुआ चूना। H2O जब इसमें जल डालते हैं तो जो है आपका बनता है बिना भुजा हुआ चूना, जिसे सफेदी कहते हैं। और इसमें क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और एक एग्जांपल जो है मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया, मैंने शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें मैंने एग्जांपल भी दिए थे, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना और श्वसन।
श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन में ऊष्माक्षेपी का ही एक उदाहरण समझूंगा, ऊष्माक्षेपी का ही एक उदाहरण समझूंगा। कभी कभी बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखा भी गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ पूरा एग्जाम्पल दूसरे में। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो आपको ये बताना है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसीलिए है क्योंकि जीवों में जो ग्लूकोज होता है, जब जीव जब अपना भोजन करते हैं तो भोजन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज जो प्राप्त होता है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। देखो ये होता है C6H12O6। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, इसमें से जो जल है वो भी अलग हो जाता है और प्लस में क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो जहाँ उत्पादों के साथ साथ ऊर्जा भी बनती है या ऊर्जा भी निकलती है तो वहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखो ये अभिकारक है, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद के साथ साथ क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। ये क्या है आपका अभिकारक है, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद के साथ साथ क्या है, ऊर्जा भी निकल रही है। नोट कर लें। तो दूसरा देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को विपरीत वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ऐसा होता है कि संयोजन अभिक्रिया में जो होती है अभिकारक दो होते हैं, उत्पाद एक होता है। इसका उल्टा कर दो, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होता है और उत्पाद दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये उल्टा हो गया, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ऐसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी विपरीत कर सकते हैं ऊष्मा शोषी के, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है और ऊष्मा शोषी में ऊर्जा को आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ अभिक्रियाएं बिना ऊर्जा के पूर्ण नहीं होती हैं, इसीलिए उनको पूर्ण करने के लिए, उन्हें संपन्न करने के लिए, उन अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। मैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे कह सकते हैं, या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा कोष्ठक में ऊर्जा लिख सकते हैं, ऊर्जा शोषित होती है,
शोषित होती है। तो निकलती है तो प्लस का निशान आता है, शोषित होती है अवशोषित होती है तो माइनस का निशान आता है। जैसे ऊर्जा निकल रही थी तो प्लस का था, ऊर्जा अवशोषित हो रही है शोषित हो रही है तो माइनस का है। एग्जाम्पल, हाँ जैसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अगर उसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, अगर उसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ ऊर्जा अवशोषित होगी, वहाँ ऊर्जा शोषित होगी, वहाँ ऊर्जा निकलेगी नहीं, वहाँ ऊर्जा शोषित होगी। जैसे नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओ, याद हो गई होगी। तो नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पर प्लस का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का निशान। ऊष्मा लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हो, ऊष्मा लिख सकते हैं या ऊर्जा लिख सकते हो। अब कुछ किताबों में ऐसा भी होता है कि माइनस का चिन्ह है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ऐसे ही लिख सकते हो इसको, ऊष्मा एनो। अब मैं बार बार कहता हूँ कि संतुलित में बन जाना, संतुलित में एंड में सिखाऊंगा, संतुलित करना में एंड में सिखाऊंगा। तब तक केवल इतना ही याद करो कि अभिक्रियाएं किसके साथ हो रही है और कौन सी अभिक्रिया कराकर क्या चीज बनती है। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो कौन सी चीज बनती है, अभी केवल इतना याद रखो। अब मैं संतुलित भी करूंगा तो आप घूम जाओगे कि क्या क्या याद करें, केवल इतना याद करो, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बनता क्या है, इन्हें याद रखो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आयोडीन के साथ कराई जाती है, आयोडीन, यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ, इसे याद करना, हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व, कुछ हेलोजन तत्व होते हैं, जैसे अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय तत्व जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे करके ये अक्रिय तत्व हैं, इनकी जो संयोजकता जीरो होती है। ये तत्व किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय होते हैं। ऐसे ही हेलोजन तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता -1 होती है, जिनकी संयोजकता -1 ही होती है और इनकी प्रकृति विकृति गुण सब एक होते हैं इनके। तो हेलोजन तत्व में कौन कौन से आते हैं, तो हेलोजन तत्व में पहला तो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन अच्छे से लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। इसकी हिंदी में थोड़ा समझ इस मतलब थोड़ा डाउट है कि एस्टेनाइट होता है कि एस्टेटाइट होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये किसके तत्व हैं, हेलोजन के तत्व हैं, हेलोजन श्रेणी के तत्व हैं, हेलोजन श्रेणी के तत्व हैं। सबकी संयोजकता -1 ही होती है, सबकी संयोजकता -1 ही होती है। तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आयोडीन के साथ कराते हैं तो इसमें क्या है, ऊर्जा अवशोषित होती है, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो बनता तो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाँ, फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, क्लोरीन का Br होता है, I होता है। जब ये तत्व किसी के साथ जुड़ के आते हैं तो आयड का शब्द लगता है, आयड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऐसे ही ये जो तत्व जुड़ के आ रहा है तो आयोडाइड। तो जो हाइड्रोजन के साथ जो आयोडीन की अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऐसे होते हैं। तो इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, तो क्या लगा देंगे, माइनस का निशान, ऊष्मा। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इधर आ गया तो प्लस का हो गया ऊष्मा।
एच आई। हाँ, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि संतुलित करना, थोड़ा एंड में सिखाऊंगा पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एन दो है यहाँ पर, एन एक है। जिस तरफ कम होता है उस तरफ संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ मैं गुणा करने की कोशिश करूँगा, हमेशा गुणा ही होता है, प्लस नहीं होता है। तो यहाँ पर दो है तो दो ही का गुणा करूँगा एन को बराबर करने के लिए। तो एन दो हो गया, एन दो हो गया। ओ कितना है, दो, या ओ ऑटोमेटिक ही दो हो गया, ठीक है। एन दो है, सेम है। एच दो है, यहाँ एच एक है, यहाँ दो का गुणा किया तो एच दो हो गया, एच दो हो गया। आई दो है और आई भी दो हो गया, ठीक है। इसे रख कर देता हूँ। हाँ, तो द्वि विस्थापन बची है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को करा के हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, उन्हें करने में आपको मजा भी आएगा। वो क्वेश्चन जो है पिछले सिलेबस के बेस पर है, जो आप पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को उसी पर है। तो मैं एक बार द्विविस्थापन करा देता हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया पेपर में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। विस्थापन द्विविस्थापन, विस्थापन द्विविस्थापन, विस्थापन में क्या अंतर है, द्विविस्थापन में क्या अंतर है, विस्थापन में क्या अंतर है, द्विविस्थापन में क्या अंतर है। कुछ अभिक्रियाएं पूछी जाती है, संयोजन में क्या अंतर है, वियोजन में क्या अंतर है, संयोजन में क्या अंतर है, वियोजन में क्या अंतर है। मैं संयोजन को वियोजन को एक बार और पढ़ाऊंगा अभी, देखा उसमें कुछ चीज़ छूट रही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान क्या होता है। आयन Mg पर कितने आयन है, Mg पर कितने आयन है, तो प्लस दो आयन है। ये दो आयनों, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। Mg एक धातु होती है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम धातु की एक खास बात होती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति करता है, देने की प्रवृत्ति करता है, और क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। क्या बन जाता है, धनायन। कितने इलेक्ट्रॉनों से धनायन बनाइए, देखो Mg है, Mg जो होता है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, दो। जिसको सही लगता है याद होंगी, वो इलेक्ट्रॉन के आयन भी, सॉरी तत्वों के आयन भी जान देगा। Mg जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, दे देता है ऐसे करके। ये Mg है, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन ये दे दिया इसको ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन गया, ये धनायन बन गया। क्या बन गया, धनायन। कितना बड़ा बन गया, दो इलेक्ट्रॉन देकर दो धनायन बन गया, प्लस प्लस। कितना बन गया, प्लस प्लस। तो ये इसकी क्या हो गई, आयन हो गई। ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। ये इसकी खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर रेडाइन बनता है। क्या बनता है, रेडाइन बनता है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है, रेडाइन बनता है। ये ऑक्सीजन है, और कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है दो, और दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है, रेडाइन बनता है। तो O माइनस माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं Mg2+ भी लिख सकते हैं इसको, 2+। इसको हम लिख सकते हैं O2-, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आयनों की जो बात हो रही है, तो ये 11th में सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत 9th में सिखाया जाता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो है त्यागता है तो वो धनायन होने की प्रवृत्ति रखता है, कोई भी चीज़ ग्रहण करता है तो ऋणायन होने की जो है प्रवृत्ति रखता है। और यहाँ द्विविस्थापन की बात हो रही है, तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, आयन का आदान प्रदान मतलब दे रहा हो और ले रहा हो, आयन को दे रहा हो और ले रहा हो, अदला बदली हो रही हो, तो आयनों के आदान प्रदान से ही उत्पाद का निर्माण होता है। आयनों के आदान प्रदान से ही उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी परिभाषा को मैं ले देता हूँ एक बार। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के
आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद का निर्माण होता है। और दूसरी खास बात यह है कि ऐसी अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का भी निर्माण होता है। अब बताऊंगा मैं अवक्षेपण क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का निर्माण होता है जो जल में अवलेय, अवलेय का मतलब होता है न घुलने वाला, न घुलने घोलाने वाला, ठोस होता है। ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का निर्माण होता है जो जल में अवलेय ठोस रूप में होता है। तो इतनी बड़ी लिखा दी, तो ये बड़ी अभिक्रिया नहीं है, छोटी सी अभिक्रिया है, उसके बारे में लिखाया है ये। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। केवल ये याद रखना है, आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। अब उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उत्पाद में क्या निर्माण हो रहा है? अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है। अब ये अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण होता है ठोस पदार्थ, अवक्षेपण होता है ठोस पदार्थ जो जल में नहीं घुल सकता, जो जल में नहीं घुल सकता। ऐसी अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का निर्माण होता है जो जल में अवलेय होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया ये पूछी जाती है बहुत से पेपरों में, एग्जाम में। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहती है। एग्जाम्पल भी देखेंगे, अवक्षेप कौन सा होता है, कैसा निर्माण होता है उसका, इससे ही रिलेटेड है। इसमें ऐसे लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं द्विम विस्थापन के। तो एग्जाम्पल मैं सब दे देता हूँ, AB प्लस KBm। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। ये शुरुआत में क्या होती है? धातुएं होती हैं। धातुएं अपनी ही स्थान पर रहती हैं, अपने ही स्थान पर रहती हैं इन अभिक्रियाओं में। AB यहाँ पर आयनों के आदान प्रदान से जो है, आयनों के आदान प्रदान से क्या होता है? अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाता है? अदला बदली। ये इसकी जगह पर पहुंच जाएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, ऐसे करके अभिक्रिया हो जाएगी। आंसर में दोबारा देखो, कोई भी फॉर्मूला मान लो, कोई भी यौगिक ले लेता हूँ एक बार में। जैसे मैं ले लेता हूँ AB, ए की जगह पर मैं कोई धातु मान लेता हूँ, जैसे Mg मान लिया, और B की जगह पर मैं कोई अधातु मान लेता हूँ, जैसे अधातु मान लिया मैंने O। क्या मान लिया? O। तो AB हो गया, AB ये धातु हो गई, ये धातु हो गई। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि AB क्या होता है यहाँ पर मैंने, तो इससे ही रिलेटेड ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई धातु मान लूँ K पोटेशियम, और अधातु मान लूँ मैं Br KBr प्लस, यहाँ पर मैं कोई एक और ए भी मान लेता, दूसरा एग्जाम्पल कोई मान लेता हूँ मैं अपनी मर्जी से। जैसे Bn में देखते हैं यहाँ पर Na एक धातु हो गई, Cl क्या हो गया? NaNO3 लेते हैं, चलो ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये अपने स्थान पर रहेंगे, तो ये अपने स्थान पर रहेगा कि, और सोडियम भी अपने स्थान पर रहेगा।
केवल आयनों के द्वारा ही इनका क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्या होगा, इनका आदान प्रदान होगा। इसकी जगह पर आ जाएगा NO3 आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये उसकी जगह पर पहुंच जाएगा Br, सोडियम ब्रोमाइड। तो ऐसे आयनों की अदला बदली होती है, आयनों के कारण क्या है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये रहा आपका अवक्षेपण। ऐसे करके जो है अभिक्रिया होती है। तो ये मैंने केवल समझाया है और आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको खुद करना है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं आपका बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड, क्योंकि बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए यहाँ पर 2 जोड़ा हुआ है। अब इसे करो, कुछ नहीं करना है। देखो पोटेशियम अपने स्थान पर रहेगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा Ai, प्लस बेरियम अपनी जगह पर रहेगा, और जो बेरियम अपनी बेरियम अपनी जगह पर रहेगा, इसकी जगह पर क्या रहेगा आपका, बेरियम अपनी जगह पर रहेगा, ये इसकी जगह पर पहुंचेगा तो इसकी जगह जाएगा ब्रोमाइड आ जाएगा BaBr2। एक बार फिर से देखिए, इसे रख कर देता हूँ, डाल दीजिए इसको। देखो पहले से लिखो K को, पोटेशियम प्लस फिर बी ए को लिखो, क्योंकि ये जो धातु है ये तो अपनी जगह पर रहेगी, इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो, Br को I2 की जगह पर पहुंचा दो, तो यहाँ हो जाएगा Br, और I2 की जगह पर I2 को यहाँ आयोडाइड को यहाँ पर पहुंचा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा I। अब ये यहाँ पर देखो अभी गलत है अभी, क्योंकि पोटेशियम की संख्या प्लस के होती है, इसकी माइनस के होती है, तो करेक्ट है। इसकी 2 होती है, बेरियम की संयोजकता, और ब्रोमाइड की होती है माइनस के, इसका होना यहाँ हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला सही है, BaBr2। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, नोट करें इसे। हाँ, तो कुछ जो है हमने अब तक जो है मैं लिखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्विविस्थापन, ये तीनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अब जो है हम कुछ सवाल देते हैं, उन सवालों को करिए, नहीं आ रहे तो मैं अभी करा रहा हूँ, मैं देख लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सिल्वर की शोधन में, थोड़ा लिख देता हूँ लेंथ में, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए Cu से विस्थापित कराते हैं, Cu से विस्थापित कराते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते हुए
अभिक्रिया को पूरा करें। इस अभिक्रिया को पढ़ना है, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी ये अभिक्रियाएं होंगी। ऐसे पेपर में पूछी जाती हैं। देखो, सिल्वर का शोधन हो रहा है, सिल्वर के शोधन में। अब शोधन का अर्थ क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज होती है, जैसे धातुओं का शोधन होता है, खनिज प्राप्त किए जाते हैं, खनिजों में से जो धातुएं निकाली जाती है वो शोधन होता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज से धातु का निकालना, उस प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। तो सिल्वर के शोधन में, अब सिल्वर का शोधन कहाँ से हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से हो रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, सिल्वर का तो होता है Ag, नाइट्रेट का होता है NaNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या सही है फॉर्मूला, देखते हैं। सिल्वर की जो संयोजकता होती है प्लस की 1 होती है, और नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है, दोनों बराबर है, फॉर्मूला सही है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त कर रहे हैं, सिल्वर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, कॉपर से विस्थापित कराते हैं, कॉपर से विस्थापित कराते हैं। तो कॉपर से क्या करा रहे हैं, विस्थापित करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, विस्थापित। अब आगे क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखते हुए अभिक्रिया को पूरा करें। तो देखते हैं अब ये अभिक्रिया कैसे होगी, विस्थापित करा रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। और विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये विस्थापित इसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास से सक्रियता श्रेणी थी, हमारे पास क्या थी, एक सक्रियता श्रेणी थी। उस सक्रियता श्रेणी में जाकर देखो कि क्या AgCu से विस्थापित हो जाएगा, क्या Cu इसको विस्थापित कर देगा। Cu देखो कौन सी जगह पर है, Ag देखो कौन सी जगह पर है, Cu ऊपर है, Ag सबसे नीचे है। सबसे नीचे का मतलब सबसे नीचे तो आपका Au है, उससे ऊपर Ag है। तो ये तो कम क्रियाशील तत्व है, बहुत कम क्रियाशील तत्व है, ये इसको विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो ये इसको हटा देगा तो खुला जाएगा CuNO3। क्या फॉर्मूला सही है, एक बार चेक करते हैं। तो कॉपर की जो संयोजकता होती है +2 होती है, NO3 की -1 होती है, इसका हमारा यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, तो ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। और ये हट जाएगा तो Ag बन जाएगा। तो बन गया लो Ag। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त हो गया तो वही अभिक्रिया। इसे मैं रख कर देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया, फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है एल्यूमिनियम के साथ कराती है, फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराती है। तो सबसे पहले देखो इसमें फेरिक का अर्थ क्या होता है, फेरिक का अर्थ होता है कि लोहे की जो संयोजकता है वो 3 है। अगर लोहे की जो संयोजकता 2 होती तो फेरस होता, तो लोहे की संयोजकता कितनी है, 3 है, तो फेरिक है। तो फेरिक ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Fe, कुछ नहीं करना है, फेरिक यानी कि लोहा, Fe, ऑक्साइड यानी कि O। अब चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही करते हैं। इसकी जो संयोजकता होती है +3 होती है, यहाँ पर फेरिक शब्द यूज हुआ है। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की -2 होती है, इसका वाला यहाँ कर दो Fe2, इसका वाला यहाँ कर दो तो Fe2O3। ये हो गया Fe2O3 प्लस किसके साथ करा रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ करा रहे हैं।
अब देखते हैं क्या होगा। अब क्या एल्यूमिनियम इसको हटा सकता है? क्या एल्यूमिनियम इसको हटा सकता है? सक्रियता श्रेणी में जाओगे तो एल्यूमिनियम शायद चौथे या पांचवें नंबर पे है, देख लेना। और एफ ही आपका जो है नीचे है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये अधिक सक्रिय है इसकी अपेक्षा, तो ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, खुद अपनी जगह पर जुड़ जाएगा। ANO, ANO। अब फॉर्मूला चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है गलत है। ये तो हट गया, इसको हटा दो यहाँ से, Fe हट गया, ओ बचा और ए जुड़ गया इस पर। अब इसकी जो संख्या होती है प्लस के 3 होती है, इसकी होती है 2 माइनस के, इसका बड़ा यहाँ कर दो, इसका बड़ा यहाँ कर दो, इसका बड़ा यहाँ करो तो ये हो जाएगा AN2, इसका बड़ा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया।